जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स से विक्ट्री में। दोस्तों, इसी सीरीज को आगे ले जाते हुए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। ठीक है, इस बीच में जब इससे हमने पहला लेक्चर आया था उसके बीच में 2 दिन का गैप आ गया था, उसके लिए आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके बीच में क्या हुआ था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, जिसके कारण मैं क्लास आपकी नहीं ले पाया। लेकिन अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी और मैंने आपसे कहा था सीडीएस के पेपर से कम 20 दिन पहले मैं आपका सिलेबस को पूरा कर दूंगा, वो गारंटी मेरी है। अब जो हमारा ट्राइंगल का एक चैप्टर है ये समाप्ति की ओर है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे एक नए चैप्टर की ओर, सर्कल ब्रेथ की ओर। उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री होगा और उसके बाद मेंसुरेशन सबसे बड़ा चैप्टर है और 2-3 चैप्टर छोटे छोटे हैं, उसको हम फिनिश कर देंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है। तो आज हम बात करेंगे सर्वांग समता पर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सिमिलरिटी पढ़ी थी, ठीक है, समरूपता। अब क्या होता है हमारा कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, सबसे पहले हमें इसे समझना पड़ेगा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले सिमिलरिटी पढ़ी थी, समरूपता। समरूपता क्या होता है, 2 त्रिभुज कब आपस में समरूप होंगे, ठीक है, हमने आराम से इसको पढ़ लिया था। यदि 2 त्रिभुजों की, यदि 2 ट्रायंगल की तीनों एंगल आपस में इक्वल हों तो उसे हम बोलते हैं सिमिलरिटी, समरूपता। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में इसका नियम अलग होता है, ठीक है। यदि हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, यदि हमारे पास 2 ट्रायंगल हों, ठीक है, यदि हमारे पास 2 ट्रायंगल हों, ठीक है, आपके सामने मैंने 2 ट्रायंगल बनाए हुए हैं। यदि हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, ये आपस में कब कॉन्ग्रुएंसी कहलाएंगे, सर्वांग समता ये कब कहलाएंगे, यदि इनके तीनों साइड आपस में इक्वल हों, ठीक है। यदि इनके तीनों साइड आपस में क्या हों, इक्वल हों। नंबर 1 बात हमारी ये होनी चाहिए, तीनों साइड आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उसके साथ साथ इनके तीनों एंगल भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है और ये दोनों आपस में एंगल क्या होंगे, सेम। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, एंगल तो सेम होने ही होने चाहिए, उसके साथ साथ जो इनकी साइड है ना वो भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे, देखिए अब वहां हमने सिमिलरिटी का साइन क्या बनाया था, सिर्फ यही तो बनाया था। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, इसके नीचे 2 इक्वल के साइन भी आते हैं, ये हमारा होता है सर्वांग समता का साइन, ठीक है। अब मैं इसको नाम देता हूं ए, इसे नाम देता हूं बी, इसे नाम देता हूं सी, इसे P, ये Q, ये R, ठीक है। अब यहां पर मैं लिखूंगा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंसी है, सर्वांग समता है ट्राइंगल PQR की, ठीक है। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या अंतर होता है। ये मैंने आपको आराम से बता दिया है, समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं एक चीज आपको और बता रहा हूं यहाँ पर, आप ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन हमारे स्टेटमेंट में बन सकता है सीडीएस के पेपर में, ठीक है। चाहे इस बार जब आप लोग पेपर देने जाएंगे ना, इससे पहले गए होंगे तो आपको सीजीएल में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो सीजीएल है ना वो भी अपने जो उसका पैटर्न है ना वो भी उसी डायरेक्शन को ले जा रहा है, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो इस बार के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या क्या कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता में दोनों त्रिभुजों की आकृति और आकार सेम होना चाहिए कि नहीं। जी हाँ, जब त्रिभुज सर्वांग समता होगा तो वहां पर दोनों चीज सेम होनी चाहिए, उसकी आकृति भी सेम होनी चाहिए और उसका आकार भी सेम होना चाहिए। लेकिन सिमिलरिटी में हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ उसकी आकृति सेम होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि उसका आकार भी सेम हो। बात समझ में आ गई। सिमिलरिटी में क्या होनी चाहिए, आकृति सेम होनी चाहिए दोनों ट्रायंगल की, लेकिन उसका आकार सेम हो या ना हो उस पर कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन यहां दोनों चीज आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब सर हम इसको लिखेंगे कैसे, सर हम इसको लिखेंगे कैसे, जो नियम इससे पहले वाले में था वही नियम हमारा यहां पर भी लागू होगा, ठीक है।
तो आप लोग इसको सबसे पहले नोट कर लें, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें। देखो यहाँ पर अभी और अच्छे से इसको समझने के लिए हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। क्या एंगल ए पी के इक्वल है? बिल्कुल है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। क्या बी और क्यू आपस में इक्वल है? बिल्कुल है। एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। क्या सी और आर एंगल आपस में इक्वल है? बिल्कुल है। इसके बाद साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? पी और क्यू के इक्वल होगा, पी क्यू। दूसरा हमारा क्या है? बी सी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? क्यू आर के इक्वल होगा, क्यू और आर के इक्वल होगा। ए सी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? पी आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज के लिए, कॉन्ग्रुएंसी त्रिभुज के लिए ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब हम आगे को चलते हैं और बात करते हैं। फिर से हम दो ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ करते हैं और ठीक है, दो ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ करते हैं और यहां पर लिखते हैं एस ए एस। ये क्या चीज है? एस ए एस क्या चीज है? एस ए एस ये क्या चीज है? अगली थ्योरम है इसी में, कॉन्ग्रुएंसी में ही है, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड। यदि दो त्रिभुजों में, दो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो तो वो ट्रायंगल भी आपस में क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगा, सर्वांग समता कहलाएगा। अब इस पर मैं सबसे पहले नंबरिंग कर देता हूं। देखिए ए बी ये सी, पी क्यू ये आर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो जो हमारा सीरीज चलेगा ना वो इसी प्रकार होना चाहिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, अब देखिए साइड, ये साइड मान लेते हैं ए बी। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है मान लेते हैं। ठीक है, एंगल यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं, वही एंगल यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगली साइड मान लेते हैं, ये दोनों साइड आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड मान लेते हैं, ये यदि थीटा है तो ये भी क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये दो आपस में ट्रायंगल भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंसी होंगे, सर्वांग समता होंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी, तो मैं लिख सकता हूं ये दोनों आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंसी होंगे। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, देखिए आपके लिए मैं सब नोट कर रहा हूँ, आप लोगों को मेरे साथ साथ नोट करना है। ठीक है, मैं आपके लिए ही पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अपने साथ साथ क्या करना है? मेरे साथ साथ नोट करना है और समझना है चीज़ों को। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम उसे और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए एंगल, देखिए ए बी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? P और Q के इक्वल है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। और BC इक्वल टू क्या है? QR। ये तीन चीजें जब भी आपको दिखे तो इस पर आप आंख बंद करके साइड एंगल साइड लगाते हुए इस त्रिभुज को आप क्या बता सकते हैं? कॉन्ग्रुएंसी बता सकते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी आप इसको बता सकते हैं, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छी चीजें हैं, आप इसे नोट कीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं इसी प्रकार। ठीक है, अब है एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी, पी क्यू आर। अब देखिए क्या है यहाँ पर,
एंगल साइड एंगल, आप लोगों को दिख रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दो एंगल इक्वल होना चाहिए, उसके बीच में एक साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, एंगल। अब मैं सबसे पहले एंगल लेता हूं, मान लेते हैं ये एंगल है, मान लेते हैं क्या है, ये एंगल है थीटा, ठीक है। उसके बाद यहां भी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, क्योंकि दोनों हमेशा इक्वल होनी चाहिए, एंगल दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, पहले ही बता दिया है। एंगल साइड मान लेते हैं, ये साइड दोनों की इक्वल है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इस एंगल को मान लेता हूं ये थीटा, इसको मान लेता हूं मैं बीटा, ये यहां पर भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये ट्राइंगल भी आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी होगा, सर्वांग समता होगा, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज में दो एंगल सेम हो और उसके बीच का जो लेंथ हो लाइन की वो इक्वल हो, साइड इक्वल हो, तो वो जो हमारा त्रिभुज है वो भी क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और बी सी इक्वल टू क्यू आर और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है ये भी आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी होगा, सर्वांग समता होगा, ठीक है। आप लोगों को ये नोट करना है, आपकी बहुत काम की चीजें हैं ये, ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, आप इसे नोट कर लें। और अगर ना आपको, देखो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको ना ये चीज़ें आती हैं तो मैथ आपके लिए बहुत आसान होती है, क्योंकि देखो मैथ में क्या है, मैथ रियलिटी में क्या है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से ही एक ऊपर लेवल का बनता है। आपको जब छोटी छोटी चीज़ें पता है, अब पता चला आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, आपको कैलकुलेशन नहीं आती है और आप पढ़ने लग गए क्या, परसेंटेज, आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, आप पढ़ रहे हैं परसेंटेज, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि कब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है परसेंटेज पे, कब हमें क्या करना है। आप फॉर्मूला तो पुट कर देंगे, क्या आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो क्या फायदा उस फॉर्मूले लगाने का। तो पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेशन सीखना है। उसी प्रकार ये है, आप क्वेश्चनों में चले जाइए, अब क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कब हम कौन सा नियम लगाएं। अब मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए, आपको यही पता नहीं चला कि हम इसमें सर्वांग समता लगाएं या समरूपता लगाएं, हम सिमिलरिटी लगाएं या कॉन्ग्रुएंसी लगाएं, हम लगाएं क्या। तो उसके लिए आपको पहले डीप नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो वही नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें मैं आपको रोज हर एक दिन मैं कॉन्सेप्ट आपको पूरे क्लियर करा रहा हूँ। मैंने पहले भी बोला, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना तो क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हमारा अगला चलता है, देखिए, एंगल एंगल एंगल, बात समझ में आ गई होगी। एंगल 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 कहते ही, यदि हमारे तीन साइड इक्वल हैं, यदि तीन एंगल इक्वल हैं तो उसे हम कहेंगे एंगल एंगल एंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए बी सी, पी क्यू आर, यदि इसके तीन एंगल इक्वल हों, अल्फा बीटा गामा, सॉरी गामा, ये अल्फा लिख दिया है दोबारा मैंने, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और ये गामा, ठीक है। तो यदि किसी दो ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, यदि किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल हों तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सर्वांग समता कहलाता है, ठीक है। सर्वांग सम कहलाता है, कॉन्ग्रुएंसी कहलाता है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। क्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी होगा पी क्यू आर के। अब आपके दिमाग में पता है क्या बात आनी चाहिए, सर ये चीज तो हमने समरूपता में भी पढ़ा था। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप इसे नोट कीजिए, सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। फिर मैं इस पर क्वेश्चन बनाऊंगा, सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इस पर क्वेश्चन बनाऊंगा।
ठीक है। अब देखिए, आप कहोगे कि यही कॉन्सेप्ट तो हमने वहां भी पढ़ा था, यदि तीनों एंगल इक्वल हो तो उसे हम समरूप त्रिभुज कहते हैं, सिमिलरिटी कहते हैं। और सर आज आपने ये पढ़ा दिया। मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ाया था और यहां भी मैं पढ़ा रहा हूं। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या क्या ध्यान से सुनना, क्या दो समरूप त्रिभुज, क्या दो समरूप त्रिभुज सर्वांग समता हो सकते हैं? नंबर एक। नंबर दो, क्या दो सर्वांग समता जो त्रिभुज हैं वो समरूप हो सकते हैं? ऑप्शन आपके पास है और मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है। अब देखो, आपको इसमें स्टेटमेंट में यही क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में, और बच्चे वहां पर पढ़ा होता है लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। देखो, यदि कोई दो ट्रायंगल हैं, यदि वो सर्वांग समता हैं तो वो ट्रायंगल समरूप भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? देखो, मैंने कहा ये समरूप है, सॉरी मैंने कहा ये सर्वांग समता है, क्या ये समरूप भी तो हो सकता है? अरे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यदि दो समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या थी? यदि दो समरूप त्रिभुज हैं तो वो कॉन्ग्रुएंसी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो सर्वांग समता है, जो कॉन्ग्रुएंसी है, वो सिमिलरिटी होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रुएंसी भी होंगे कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है और आप इसके नोट कर रहे होंगे, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पर ज़्यादा हमारे नियम नहीं हैं, बस लास्ट नियम के हम और हैं। ठीक है, और ये नियम थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा नियम क्या है, अच्छा है। ठीक है, आपके पास दो ट्रायंगल हैं और ये ट्रायंगल कैसे हैं, ये ट्रायंगल कैसे हैं आप लोगों को दिख रहा होगा, कैसे हैं? समकोण त्रिभुज हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी पी क्यू आर। जो ये दो ट्रायंगल हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंसी हैं? इसका भी नियम है, यदि दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज समकोण हों, यदि दो त्रिभुज क्या हों? समकोण हों, राइट एंगल ट्रायंगल हों, और उनका जो विकर्ण है, और उनका जो विकर्ण है, और जो उनका विकर्ण है हाइपोटेनियस है, वो दोनों इक्वल है। यदि दो ट्रायंगल में थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, और उनका जो कर्ण है हाइपोटेनियस है वो इक्वल है, और बाकी बची हुई दो भुजाओं में से, बाकी बची हुई दो भुजाओं में से कोई एक भुजा, कोई एक साइड इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल हैं ये आपस में सर्वांग समता है, कॉन्ग्रुएंसी है। बात समझ में आई? नहीं आई बात समझ में? कोई बात नहीं, फिर से इसको समझिए। ठीक है, थोड़ा सा अलग है ये, इसे आप अच्छे से समझिए। मैं पहले यहाँ पर लगा देता हूँ ये क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है। यदि दो ट्रायंगल 90 डिग्री के हैं, सॉरी समकोण हैं, यदि दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं और उनका जो विकर्ण है, और जो उनका क्या है, विकर्ण है, और उनका जो क्या है, विकर्ण है, वो आपस में बराबर है, और उसके साथ साथ बाकी बची हुई दो भुजाओं में से कोई भी एक भुजा इक्वल हो, मान लेते हैं ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है, सर्वांग समता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं एक अच्छी थ्योरी की ओर, और इस क्लास को हम छोटी ही रखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि 2 दिन का गैप हो गया है और पेपर नज़दीक है, इसी वजह से कंटिन्यू रखने के लिए मैंने सोचा कि इस थ्योरम को आज यहाँ पर पूरी कर दूँ मैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारी अगली थ्योरम है, अगली थ्योरम क्या कहती है,
ठीक है। अगली थ्योरम क्या कहती है, यदि हमारे पास एक त्रिभुज है, यदि हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है ए बी और सी, बात समझ में आ गई। यदि हमारे पास एक त्रिभुज है और उसके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच में यहाँ पर एक बिंदु है, इसको इसके मध्य बिंदु से मिला दिया गया, इसको इसके मध्य बिंदु से मिला दिया गया और इसको इसके मध्य बिंदु से मिला दिया गया। बात समझ में आई। यदि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक और ट्रायंगल बनता है। आप इस पर गौर मत करना है कि सर लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, इससे आपको मतलब नहीं लेना है, ठीक है। मैंने आपसे, मैं जो बोल रहा हूं ना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं ना, आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए उन्हें, बहुत काम की चीज है। मैंने कहा हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने से एक और ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल का नाम है पी पी क्यू आर। एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, मिड पॉइंट को मिलाने से, इसके बीचों बीच में ये होगा, इसको बीचों बीच में ये होगा, इसके बीचों बीच में ये होगा। जब हम आपस में इन्हें मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है। और उस ट्रायंगल के बारे में अब क्या जानकारी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कितने ट्रायंगल बन गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, मैं पहले आपसे क्वेश्चन बना रहा हूं, देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना है, मान लेते हैं 80 है, ठीक है। बोलेगा उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज और बनता है, उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज और बनता है। बन गया पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। पूछ देगा इसका क्षेत्रफल कितना होता है। अगर आपको थ्योरम नहीं पता है, अगर आपको नियम नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पता है तो आप मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब वही थ्योरम मैंने बताया था कि यदि एक हमारे पास ट्रायंगल है, उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक और ट्रायंगल बनता है, तो इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा इक्वल होता है। इन चारों ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब यदि मुझे पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/4 हो जाएगा किसका, ट्रायंगल ए बी सी के क्षेत्रफल का। होगा कि नहीं होगा। अरे पी क्यू आर 1 2 3 4 भाग हैं, तो जो पूरे वाले का चौथा भाग यही तो होगा। इस ए बी सी का यदि मैं 4 से भाग कर दूं तो एक ही त्रिभुज का तो निकलेगा, और वो यही तो है एक। तो हमेशा याद रखना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 80/4 = 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसका भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। थोड़ा सा देखो, इसका भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 20 20 40 20 60 20 80 और 80 हमें दिया हुआ था। मैंने पहले ही कहा था ये चारों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब वो किसी का भी पूछ सकता है, वो क्वेश्चन में जरूरी नहीं हुआ, ऐसे बोल सकता है कि एबीसी का क्षेत्रफल इतना है, मध्य बिंदु को मिलाने से एक पी क्यू आर, एक ट्रायंगल बनता है पी क्यू आर, वो पूछ देगा त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल। देखो पी क्यू सी कितना होगा, इसका भी बी सी होगा। तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ये सारी चीज़ें आपको आपस में समझ में आ जाएंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, और क्वेश्चन नोट करना है, ठीक है। और आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ठीक है दोस्त।
तो कॉन्ग्रुएंसी में जो जो हमारे टॉपिक थे, जो जो हमारे नियम थे, वो मैंने आपको सारे बता दिए गए हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि दिक्कत की वजह से मैं क्लास बहुत छोटी ले रहा हूँ, और आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैं बोल भी बहुत धीरे रहा हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो इसी वजह से मैंने कहा पेपर नज़दीक है और गैप हो जा रहा था ज़्यादा, इसी वजह से आज क्लास में आपके सामने लाया हूँ। तो आप लोग इतना तो सोच समझ सकते हैं, और अब आपको क्लास डेली मिलेगी। अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है और समय बहुत कम है। ठीक है दोस्त, तो आप लोगों को जो भी मैं क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में और समझने में अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक चीज़ को दो दो तीन तीन बार रिपीट करता हूँ। और रिपीट मैं क्यों करता हूँ, मैं यही सोच के लेके चलता हूँ कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा है ना, वो सबसे लो स्टूडेंट बैठा है, और उसको यहाँ से उठा के मुझे यहाँ पर ले जाना है। तो इसी वजह से मैं एक चीज़ को तीन तीन बार रिपीट करता हूँ, चार चार बार रिपीट करता हूँ। यदि कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पहले से आता होगा, तो वो समझते होंगे कि सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्लास में आइए और आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को 101% मिलेगी। ठीक है, मैं आपसे यही कहूँगा, आप पढ़ते रहिए, अपने भविष्य के लिए पढ़ते रहिए और रेगुलर पढ़ते रहिए। ऐसा कोई भी इंसान नहीं कि जो रेगुलर पढ़े और उसकी जॉब ना लगे। ये तो एक दिन आपकी जॉब लगनी ही है, लेकिन आपके अंदर रेगुलर पढ़ने का हुनर होना चाहिए और आपके अंदर जोश होना चाहिए कि हाँ, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।